हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश क्लासेस में। आज जो क्लास होगी वो कंप्यूटर की होगी, जो फर्स्ट क्लास होगी फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्यूटर की लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जा रहे हैं, जिसमें 1 से 25 तक क्वेश्चन करा दिए गए। उसका लिंक मैंने आई बटन में या डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। मैंने सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 26वां क्वेश्चन है देख लेते हैं कि क्या है। तो 26 क्वेश्चन है कि सोशल नेटवर्किंग क्या होती है। तो सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में प्रायः वह सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं जो एक साधारण व्यक्ति का सामाजिक परिवेश होता है। व्यक्ति जब प्रचलित वेबसाइट व वेब पेजों के माध्यम से सामान्य से जुड़े होते हैं तथा सूचना अथवा संदेशों को आपस में फैलाते हैं, तो यह प्रक्रिया सोशल नेटवर्किंग कहलाती है। 27वां क्वेश्चन है कि फ्लॉपी डिस्क से आप क्या समझते हैं। तो यह ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह प्लास्टिक की बनी गोल प्लेट होती है। यह बहुत लचीली प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, लचीली प्लास्टिक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से बनी होने के कारण इसका नाम फ्लॉपी पड़ा है। फ्लॉपी पर मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। इसे मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत के कारण इस प्लास्टिक पर आंकड़े संग्रहित किए जा सकते हैं। यह प्लास्टिक मोटे प्लास्टिक के खोल में बंद रहती है ताकि प्लेट को नुकसान न पहुंच सके। फ्लॉपी सूचनाओं संग्रहण, अध्ययन तथा स्थानांतरण का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 28 क्वेश्चन क्या है। 28वां क्वेश्चन कि हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क के समान होती है, किंतु आकार में बड़ी तथा तीव्र गति से चलने वाली होती है। यह कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी होती है, इसलिए इन्हें फ्लॉपी डिस्क के समान इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता है। हार्ड डिस्क में फ्लॉपी डिस्कों जैसे धातु की बनी कई डिस्कें एक के ऊपर एक समांतर रूप में एक साथ लगा दी जाती हैं, जिसे यह हार्ड डिस्क के रूप में ग्रहण कर लेती हैं। इसमें ऊपर व नीचे की सतह को छोड़कर प्रत्येक सतह पर जो सतह होती है, सतह पर डाटा लिखा जाता है। डिस्क अपनी सतह पर लगातार घूमती रहती है। ठीक है, यह 28वां क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं 29वां क्वेश्चन क्या है। ईमेल को समझाइए। तो ईमेल क्या है। तो जिस तरह डाक द्वारा एक पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान प्रेषित किया जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर द्वारा पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकते हैं। ठीक है, भेजे जाते हैं, इसे ईमेल कहा जाता है। इस ईमेल के द्वारा संदेश को संप्रेषण के अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषित किया जा सकता है, मतलब भेजा जा सकता है। यह लिखित रूप में आंकड़ों तथा सूचनाओं को प्रेषित एवं ग्रहण करने की आधुनिक प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत आंकड़ों और सूचनाओं के प्रेषण तथा अभिग्रहण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं, अतः इस प्रणाली को ईमेल कहते हैं। ईमेल की सुविधा इंटरनेट के द्वारा होती है। इसके बाद 13 क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट का सामान्य परिचय दीजिए। अब इंटरनेट देख लेते हैं क्या होता है। उससे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने एक वेबसाइट डिज़ाइन किया है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया है। उस वेबसाइट में आपको डीएलएड से संबंधित सारे नोट्स, पीडीएफ, हर एक चीज़ मिल जाएगी। वो भी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। कुछ पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, जैसे कि मैंने एनसीईआरटी की फर्स्ट सेमेस्टर की बुक की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स, पीडीएफ, जितने भी प्रैक्टिकल फाइल्स होंगी, जितने भी सब कुछ होगा, वहाँ पर आपको जल्दी देखने को मिलेगा। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपको कहीं भी बार भटकना नहीं पड़ेगा कि उधर आपको जाना हो या उधर जाना हो। आपको एक ही जगह सारी फाइल, पीडीएफ, नोट सब कुछ मिल जाएगा। धीरे धीरे मैं सब कुछ इसमें अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप आराम से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट के द्वारा से भी आप कर सकते हैं और वेबसाइट में सर्चिंग के द्वारा से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल भी, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको फाइल नोट्स मिलते रहेंगे। तो इंटरनेट का सामान्य परिचय देख लेते हैं क्या है। तो वस्तुतः इंटरनेट कई भिन्न भिन्न नेटवर्क्स होते हैं। नेटवर्क्स का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें प्रत्येक नेटवर्क एक ऐसे माध्यम से जुड़ा होता है जो अन्य नेटवर्क से सूचनाओं और आंकड़ों का आदान प्रदान करता है। ये माध्यम इंटरनेट सेवा प्रदाता के स्वामित्व में होता है, जैसे कि प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाता जीटीआई हो गया, एमसीआई, स्पेन यूजनेट ऑन अमेरिका ऑनलाइन का, एएनएस इंटरनेट की शब्दावली में इन माध्यमों को बैकबोन
या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। प्रत्येक बैकबोन में कम से कम एक ऐसा बिंदु होता है जहां से वह किसी अन्य बैकबोन से डाटा का आदान प्रदान कर सके। इसी कारण जब कोई नेटवर्क किसी बैकबोन से जुड़ता है तो इस नेटवर्क का प्रयोग करने वाले प्रयोगकर्ता स्वयं ही संपूर्ण सिस्टम से जुड़ जाते हैं। अब ये प्रयोगकर्ता स्वतः ही इंटरनेट की सेवा प्रदाता की सेवा प्राप्त करने वाले किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ जाता है और इसे संदेश प्रेषित कर सकता है एवं इससे संदेश प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या है कि मॉडेम का क्या कार्य होता है। तो मॉडेम का कार्य देख लेते हैं क्या होता है। तो मॉडेम मॉड्यूलेटर तथा डी मॉड्यूलेटर उपकरण या आधुनिक रूप है। यह मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। मॉडेम प्रमुख कार्य सिग्नलों का प्रारूप परिवर्तन है। इसके अलावा उच्च तकनीक के मॉडेम आंकड़ों के संचार में सिग्नलों की शुद्धता संबंधी परीक्षण करते हैं तथा एक से अधिक आंकड़ों के संचरण की दर को भी नियंत्रण कर सकते हैं। कुछ उच्च स्तरीय मॉडेम में माइक्रो प्रोसेसर भी लगाया जाता है जिसका उपयोग विशेष परिस्थितियों में कार्य करने में किया जाता है। इस तरह के मॉडेम को स्मार्ट मॉडेम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 32 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 32 क्वेश्चन है कि MS वर्ड का सामान्य परिचय बताइए क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वह एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम आपके अवयवों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने तथा उन पर कार्य करने की सहायता प्रदान करता है। इसमें दिए गए फीचर्स की सहायता से आप अपने अभिलेख को संपादित कर उसे और उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 33 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 33 क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट का परिचय दीजिए। इसे किस प्रकार चालू किया जा सकता है समझाइए। अथवा MS पावर पॉइंट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक एडिशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन डिवाइस की कंप्यूटर से जोड़कर स्लाइड शो की तरह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे देखते हैं क्या है। पावर पॉइंट चालू करना। पावर पॉइंट निम्नलिखित चरणानुसार रूप कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करना, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करना। 34 क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध दोनों को समझाइए। तो साइबर सुरक्षा देख लेते हैं क्या है। तो साइबर सुरक्षा ऐसा है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें इंटरनेट संचालन प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा को सुरक्षित किया जाता है। वर्तमान में साइबर सुरक्षा की ओर सरकार ने अपना कड़ा दृष्टिकोण अपनाया है। वह नित्य नए अधिनियमों को तथा कानूनों का निर्माण करती जा रही है जिससे कि इस कुकृत्य को रोका जा सके। साइबर सुरक्षा को विस्तार रूप से समझने के लिए इसकी जड़ साइबर अपराध को समझना अत्यंत आवश्यक है। देख लेते हैं क्या अपराध है साइबर अपराध में। तो साइबर अपराध सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि साइबर अपराध गैर कानूनी कृत्य है जिसमें कंप्यूटर या एक उपकरण या लक्ष्य या दोनों साइबर अपराध पारस्परिक प्रकृति के होते हैं, जैसे चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि एवं शरारत, जो भारतीय दंड संहिता के अधीन है। कंप्यूटर के दुरुपयोग ने भी आपराधिक गतिविधियों में संविष्ट होकर नवयुगीन अपराधों के एक स्तर को जन्म दिया है जिन्हें सूचना औद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संबोधित किया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं 35 क्वेश्चन क्या है। ऑनलाइन संसार में अवैध धोखों के माध्यम से एक बेईमानी पर प्रकाश डालिए। देख लेते हैं क्या है। आजकल ऑनलाइन सेवा विश्व के अंतर्गत कई प्रकार से उपयोक्ताओं के साथ जालसाजी तथा बेईमानी की जा रही है। यह जालसाजी एवं अवैध धोखा निम्न प्रकार के हो सकते हैं। हैकिंग से संबंधित गतिविधियाँ, क्रैकिंग से संबंधित गतिविधियाँ, लुभाने ऑफरों द्वारा जालसाजी करना। ठीक है, इसी प्रकार से आप
जालसाजी कर सकते हैं। इसके बाद 36 क्वेश्चन है, एंटीवायरस क्या है, इन्हें खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा। आप क्लासेस नोट्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको सारे नोट्स क्लास की जो भी होती होंगी वो सारे नोट्स आपको क्लासेस नोट्स में मिल जाएंगी। उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा वेबसाइट का कि कैसे क्या आपको डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है। 36 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति को ज्ञात करने तथा कंप्यूटर को उनसे मुक्त करने वाले विशेष सॉफ्टवेयर्स आज बाज़ार में उपलब्ध हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को एंटीवायरस प्रोग्राम कहा जाता है। यह एंटीवायरस प्रोग्राम अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम्स के समान ही होते हैं। प्रत्येक वायरस की अपनी एक अलग पहचान होती है। जिन वायरसों को अपने पकड़ा जा चुका है उनकी पहचान के तरीके इन एंटीवायरसों प्रोग्राम के रिकॉर्ड हो रहते हैं। कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति की जानकारी होते ही एंटीवायरस प्रोग्राम न केवल उस वायरस को कंप्यूटर से हटा देते हैं बल्कि उनके कार्य क्षेत्रों के आधार पर क्षतिग्रस्त किए गए डेटा तथा फाइल को भी कभी कभी पूर्ण रूप से तथा कभी कभी आंशिक रूप से सही कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद एंटीवायरस को खरीदते समय निम्न बातों को ध्यान देना चाहिए। पहला, एंटीवायरस प्रोग्राम को कंप्यूटर स्थापित करना तथा प्रयोग करना सरल हो। एंटीवायरस प्रोग्राम स्मार्ट एंटीवायरस प्रोग्राम होना चाहिए। इसमें TRS के सामान्य कार्य करने की विशेषता का गुण होना चाहिए। फोर्थ है कि इसका अपग्रेडेशन करना आसान हो। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 37 क्वेश्चन है, इंटरनेट सेवाओं का वर्णन कीजिए। और ये 2022 में पूछेगा क्वेश्चन है कि इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, ये 17-18 में ये क्वेश्चन आया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेट सेवा का वर्णन करना है। तो देख लेते हैं क्या है। तो इंटरनेट सेवा निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि ईमेल। तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल का अर्थ डाक, अर्थात डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित होने को इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। हॉटमेल, याहू, रेडिमोफेल आदि अनेक ऐसे इंटरनेट सर्वर हैं जो निम्न शुल्क ईमेल भेजने, पाने तथा अकाउंट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता अपने संदेशों का आदान प्रदान एक ही समय में एक साथ कर रहे हो तो इसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। ईमेल को हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन के रूप में भी समझ सकते हैं। ईमेल में हम अपने कंप्यूटर पर संदेश लिखकर उसे उस पते के साथ ही किसी व्यक्ति के मेल बॉक्स में भेज देते हैं। ठीक है। अपने जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा है वह व्यक्ति जब चाहेगा तब हमारा भेजा गया संदेश पढ़ेगा। इस तरह दोनों में एक ही समय में संदेशों का आदान प्रदान नहीं होता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में संदेश भेजने वाला एवं संदेश पाने वाला व्यक्ति एक ही समय में इंटरनेट से जुड़े होते हैं तथा भेजने वाला व्यक्ति जो संदेश अपने कंप्यूटर में टाइप करता है वह पाने वाले व्यक्ति के कंप्यूटर मॉनिटर पर वक्त होता है। इस प्रकार की सुविधा को कंप्यूटर की भाषा में चैटिंग कहा जाता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन की मदद से आप अलग अलग शहरों देशों में बैठे व्यक्ति आपस में मीटिंग भी कर सकते हैं। ये लोग एक समय सुनिश्चित कर लेते हैं और उस समय सभी इंटरनेट से जुड़कर किसी एक ISP द्वारा दी जाने वाली चैटिंग की सुविधा का उपयोग करते हुए परस्पर संदेशों का आदान प्रदान उसी समय टाइप करके अथवा माइक पर बोलकर कर सकते हैं। इसके बाद होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब www इंटरनेट पर अपने व्यवसाय, अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाओं तथा अपने प्रतिष्ठान के विषय में विभिन्न सूचनाएं पब्लिश करने हेतु वेबसाइट का निर्माण करना होता है। इंटरनेट द्वारा प्रदत्त या इस सेवा का उपयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता को सर्वर पर स्थान लेना होता है। इसके लिए प्रयोगकर्ता को प्रतिवर्ष कुछ फीस भी देनी होती है। कुछ सर्वर अभी इस सेवा को निःशुल्क भी उपलब्ध कराते हैं। इस स्थान को वेबसाइट कहा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है। जिस व्यक्ति को
यह पता ज्ञात होता है वह उस वेबसाइट पर जाकर उन सूचनाओं का लाभ उठा सकता है। वेबसाइट में केवल सूचनाएं लिखी जा या पढ़ी जा सकती हैं, ईमेल भेजे या प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। आज कई प्रमुख अखबारों एवं पत्रिकाओं की अपनी वेबसाइट है जहां जाकर हम समाचार व सूचनाएं पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 38 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए, इसको चालू करने के चरण लिखिए। ये 19 में आया था। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विश्व भर में प्रयोग होने वाला एक विस्तारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह आंकड़ों को संगठित अथवा व्यवस्थित करने, गणनाओं को पूरा करने, निर्णय लेने, डाटा का ग्राफ तैयार करने, व्यावसायिक रिपोर्ट तैयार करने, वेब पर डाटा प्रकाशित करने और वेबसाइट पर डाटा के साथ काम करने की सुविधा देता है। जैसे कि एक्सेल को चालू करने के चरण क्या होते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करना, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं। ये 15-17 में आया था। तो सर्च इंजन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित विश्वव्यापी सूचनाएं आसानी तथा शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती हैं। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन 1994 में याहू नाम से बनाया गया था। वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन है, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो समस्त जानकारियां पूर्ण रूप से प्रदान कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसे समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए। सर्च इंजन को अद्यतन करने में समय लगता है तथा इस बीच की नई जानकारियों को संबंधित सर्च इंजन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण है गूगल, याहू, क्रोम आदि। इसका 40 क्वेश्चन है कि किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को समझाइए। तो ये देख लेते हैं इंस्टॉलेशन कैसे एंटीवायरस को इंस्टॉल किया जाता है। तो एंटीवायरस की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे हैं। ये एक एंटीवायरस है। अविष्ट एंटीवायरस की इंस्टॉलेशन द्वारा समझा जा सकता है। तो अपने कंप्यूटर में फ्री ट्रायल अविष्ट एंटीवायरस स्थापित करने की चरण प्रक्रिया अग्रानुसार है, मतलब क्रमानुसार है। तो ये पहला है, सर्वप्रथम इंटरनेट की मदद से अविष्ट फ्री ट्रायल वर्जन को डाउनलोड किया जाता है। इसके बाद सेकंड है आपके सिस्टम में सुरक्षित डाउनलोड किया हुआ अविष्ट का सेटअप ओपन किया जाता है। आपके स्क्रीन पर विंडो ओपन होगा जिसमें इंस्टॉलेशन की भाषा सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। यूज़र नेम तथा लाइसेंस डॉक्यूमेंट संबंधी विंडो प्रदर्शित होगा, उस पर नेक्स्ट क्लिक करें। इसके बाद है इंस्टॉलेशन पूर्ण होने पर फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करें। अब एंटीवायरस आपके सिस्टम में स्थापित हो जाएगा। इसके बाद 41 देख लेते हैं क्या है। 41 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। वर्कशीट पैकेज, डाटा पैकेज। तो वर्कशीट पैकेज क्या होता है। तो इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं तथा आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में एकीकृत किया जाता है। इसमें आंकड़ों को रो तथा कॉलम वाइज सेट कर लिया जाता है तथा उनकी गणना कार्य को सुविधापूर्वक किया जाता है। पैकेज का मुख्य अवयव वर्कबुक होता है जिसमें सामान्यतः 3 वर्कशीट होते हैं। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम, मतलब 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख 48,576 रो हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद डाटाबेस देखते हैं क्या होता है। डाटाबेस पैकेज क्या होता है। तो डाटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयर का प्रमुख उपयोग आंकड़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ ज़रूरत के अनुसार प्रस्तुत करने की आवश्यकता व्यवस्था की जाती है। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को अपनी ज़रूरत के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयरों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एक प्रयोगकर्ता द्वारा विभिन्न विधियों के द्वारा तथा इंटरनेट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा एक साथ अनेक
प्रयोगकर्ता लोकल एरिया नेटवर्क द्वारा एक ब्राउज़र द्वारा आंकड़ों विषयक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग विविध विंडोज़ में करके इंटरनेट के द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के प्रयोग में यदि RAD टूल को संबंधित कर दिया जाए तो आंकड़ों से संबंधित कार्य शीघ्र रूप से संपन्न होते हैं। इसके बाद 42 क्वेश्चन देखते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। तो वेबसाइट एक संबंध विश्व फाइलों के संकलन से होता है जिसे www वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इसे आरंभ की फाइल या होम पेज कहते हैं। एक स्थान या व्यक्ति यह कहता है कि उनके वेबसाइट को किस तरह प्राप्त किया जाए, उनके पते का होम पेज देते हैं। होम पेज से तुम्हें उसका समस्त अन्य पेजों की साइट प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए IBM हेतु वेबसाइट के होम पेज पर पता http www.ibm.com के रूप में दिया जाता है। होम पेज के अंतर्गत वास्तव में विशिष्ट फाइलें का नाम एक इंडेक्स के रूप में HTML के रूप में सम्मिलित किया जाता है। IBM के होम पेज के पते के अंतर्गत हजारों पृष्ठ सम्मिलित होते हैं। ठीक है। इसके बाद 43 क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक्सप्लोरर क्या है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है? तो पूर्व संस्करणों के प्रोग्राम मैनेजर एवं फाइल मैनेजर प्रोग्रामों की जगह विंडोज़ 95, 98 ME के में विंडोज़ एक्सप्लोरर एक शक्तिशाली प्रोग्राम है जो फाइलों, ड्राइवों तथा नेटवर्क संबंधों की देखभाल तथा व्यवस्था करता है। यद्यपि विंडोज़ XP में विंडोज़ एक्सप्लोरर उपलब्ध नहीं है, इसे बदल माई कंप्यूटर से कार्य लिया जा सकता है। इसके बाद 44 क्वेश्चन है कि MS-DOS का पूरा नाम क्या है? तो MS-DOS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद 45 क्वेश्चन इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं? कि इन दो इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि उपयोगकर्ता संबंध केवल इन्हीं उपकरणों डिवाइसों से होता है और इन्हीं के माध्यम से वह कंप्यूटर से अपना कोई कार्य करता है, उदाहरण की बोर्ड, माउस इत्यादि। ठीक है। इसका 46 क्वेश्चन है कि साइबर नियम क्या है? तो साइबर कानून साइबर लॉ भी कहलाता है। यह एक शब्द है जिसका उपयोग संचार उद्योगी संबंधित कानूनी मुद्दों का विशेष रूप से साइबर स्पेस का अर्थात इंटरनेट का वर्णन करने हेतु किया जाता है। यह संपत्ति या संविदा की भांति कानून का एक संक्षिप्त मार्ग है क्योंकि यह कई कानूनी क्षेत्रों का एक चौराहा है जिसमें बौद्धिक संपदा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकारिता का समावेश है। संक्षेप में साइबर कानून इंटरनेट पर मानव गतिविधि द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को कानून की भौतिक दुनिया के लिए लागू करने की न्याय प्रणाली के साथ एकीकृत करने का एक प्रयत्न होता है। इसका 47 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। MS वर्ड का परिचय दीजिए। ये 2018 में आया था। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम अभिलेखों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने एवं उन पर कार्य करने की मदद करता है। इसमें दिए गए फीचर्स की मदद से आप अपने अभिलेखों को संपादित कर उसे और उपयोगी बना सकते हैं। इसके 48 क्वेश्चन है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? तो एक नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर जिस विधि से केबलों द्वारा जोड़े जाते हैं उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। सामान्यतः नेटवर्क टोपोलॉजी 4 तरह की होती है: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, जाल टोपोलॉजी। उपयुक्त समस्त प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी के अपने अलग अलग लाभ व हानियाँ हैं। इन टोपोलॉजी को आवश्यकता के अनुसार संयुक्त रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे स्टार बस टोपोलॉजी अथवा स्टार रिंग टोपोलॉजी इत्यादि। इसके बाद 49 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लॉगिन लॉगआउट क्या है? लॉगिन क्या होता है? जब किसी पुराने यूजर द्वारा लॉग ऑफ यूजर नेम का नाम का प्रयोग किया जाता है तो समस्त प्रोग्राम क्लोज हो जाते हैं और एक भिन्न यूजर के रूप में लॉग ऑन
हो जाते हैं, जिससे नए यूजर द्वारा पुनः लॉग इन किया जा सकता है। लॉग आउट क्या होता है? कंप्यूटर में प्रयोगकर्ता द्वारा अपने अकाउंट से बाहर आने की प्रक्रिया को लॉग आउट कहलाती है। इसके बाद 50 क्वेश्चन है, मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये 16 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्या है। तो मीडिया प्लेयर का प्रयोग सिस्टम में सुरक्षित किसी वीडियो फाइल को देखने चलाने हेतु किया जाता है। आज शिक्षा का स्तर इतना उच्च हो गया है कि छात्रों को अपनी शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए भी कुछ ऐसी विशिष्ट शिक्षण सामग्री होती है, सामग्री की ज़रूरत होती है, जो कि उन्हें CD या DVD के रूप में प्राप्त होती हैं। छात्र CD या DVD को मीडिया प्लेयर की मदद से चलाकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से आज 25 से 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। इसके पहले भी मैंने क्लासेस ली हैं, उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे प्लेलिस्ट बना के दे दिया, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी आगे की क्लास भी जल्दी अपलोड होगी, ठीक है। और जो भी इसकी PDF नोट्स होंगे वो मेरे वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक कैटेगरी होगी क्लासेस नोट्स में, उसमें जाएंगे, वहाँ पर आपको सारे नोट्स PDF आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को नहीं लाइक किया तो लाइक ज़रूर करिएगा।